हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट को कवर कर चुके हैं। तो अभी हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर हम कंप्यूटर की फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी डेटा को हम इनपुट के फॉर्म में डालेंगे, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा। अब इनपुट हो जाएगा अगर किसी डेटा को, तो कंप्यूटर अब उसे प्रोसेस करेगा। ठीक है, वो होगा प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू जो कंप्यूटर में अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस होने के बाद डेटा आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले होगा, जो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो जब भी प्रोसेसिंग की बात करें तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बगैर कंप्यूटर की मेमोरी के कभी भी पूरी नहीं होती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में मेमोरी होना ज़रूरी है, और यही कंप्यूटर की मेमोरी आपके 3 भागों में बटी होती है, 3 टाइप्स की होगी। कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी की फॉर्म में होती है। ठीक है ना। तो मेमोरी में हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें कंप्यूटर की, तो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है पहली रैम, दूसरी रोम। प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम 2 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। प्राइमरी मेमोरी में दूसरी आती है रोम, दैट इज आपकी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होगी प्रैम, ई प्रैम और ई प्रॉम के फॉर्म में। तो प्रॉम की बात करें हम, तो प्रॉम हुआ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वहीं ई प्रॉम की बात करें तो ई प्रॉम हुआ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम हुआ आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे आती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव्स आपकी जो भी हैं, या फिर हम बात करें स्पेसिफिकली पेन ड्राइव्स, जिप डिस्क, ये सब आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में। कैश मेमोरी आपकी तीसरी टाइप की मेमोरी होती है। तो यहाँ पे अभी हम देखें स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के बेसिस पे जो मेमोरी आपकी कैश मेमोरी होगी या फिर आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, वो प्राइमरी स्टोरेज होगा किसी भी मेमोरी का। ओके। सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में आते हैं हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव्स में हमेशा आपकी जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज होगी। ठीक है, हार्ड ड्राइव को सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी कहेंगे। क्लाउड हो गया टर्शरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी। तो जो मेमोरी आपकी क्लाउड्स के फॉर्म में होगी वो टर्शरी स्टोरेज कहलाएगी। क्लाउड्स हुए आपकी जैसे गूगल ड्राइव हो गया या कोई भी इंटरनेट फैसिलिटी जहां आप अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कुछ ऑफलाइन स्टोरेजेस भी होते हैं मेमोरी के, वो होते हैं सीडी, डीवीडी, यूएसबी थंब ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स, ये सब आ जाते हैं ऑफलाइन स्टोरेज के फॉर्म में। तो ये हो गया प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एंड टर्शरी स्टोरेज अलॉन्ग विद ऑफलाइन स्टोरेज ऑफ मेमोरी। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी क्या चीज़ है। मेमोरी जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, जस्ट लाइक कंप्यूटर की मेमोरी फंक्शन करती है। तो मेमोरी में हम मेमोरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्टोर डेटा है या इंफॉर्मेशन है किसी भी कंप्यूटर में, उस पर उसके थ्रू फंक्शनिंग कर सकते हैं कंप्यूटर की। तो यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी डील करती है एक ऐसे स्टोरेज स्पेस से जो कंप्यूटर में होता है, और यहाँ पे इस स्टोरेज स्पेस में हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं। फर्दर वो डेटा कंप्यूटर के थ्रू इस पर्टिकुलर जगह पे प्रोसेस होता है, और यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है, और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करता है फाइनली उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको भी ये मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी स्टोर करके रखती है। तो बेसिकली मेमोरी क्या करेगी, किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखेगी। तो जो डेटा हमने उसे दिया है वो भी स्टोर करके रखेगी, और जो डेटा वो कंप्यूटर डिस्प्ले कर रहा है उसे भी स्टोर करके रखेगी कंप्यूटर की मेमोरी। ओके। तो मेमोरी, यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी होती है। इस बड़ी मेमोरी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, या फिर लोकेशन। तो यहाँ पे सेल या लोकेशन की बात करें तो वो क्या है, सेल और लोकेशन एक स्पेसिफिक एड्रेस है, एक यूनिक एड्रेस है किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन का यूनिक एड्रेस कहलाएगा सेल या लोकेशन। और सेल और लोकेशन को हम जो यूनिक एड्रेस है उसको न्यूमरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी सेल या लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है 0 से लेके जितना उसका मेमोरी साइज है -1। ठीक है, तो सपोज मेमोरी साइज है किसी भी सेल का 100, तो यहाँ पे हमारा जो यूनिक एड्रेस है उस सेल का या लोकेशन का वो हो जाएगा 0 से लेके
100-1 यानी कि 0 से लेके 99 तक यूनिक एड्रेस होगा किसी भी सेल का या लोकेशन का। ठीक है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, हम अगर हम कंप्यूटर की बात करें, इसके पास 64,000 वर्ड्स हमने फीड किए, तो ये कंप्यूटर अब इस जो वर्ड का डेटा है ये इसे रिप्रेजेंट करेगा मेमोरी यूनिट के फॉर्म में। तो मेमोरी यूनिट किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पे 64,000 वर्ड्स थे, तो हम 1000 की जगह कंप्यूटर में जब भी आपकी मेमोरी की बात करें हम, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 1024 से। ठीक है ना, तो 1000 की जगह हम यहाँ पे 1024 से रिप्लेस कर देंगे, तो 64,000 की जगह 64 इंटू 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 इंटू 1024 करेंगे तो ये आ जाएगा 65536। तो ये 65536 हो गई मेमोरी लोकेशन इस पर्टिकुलर डेटा की। ठीक है, जो कि आपके 64,000 शब्दों का था, तो 64,000 शब्दों का मेमोरी लोकेशन हो जाएगा 65536। ठीक है, अब देखो 1024 ही क्यों यूज करते हैं हम 1000 की जगह, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी मेमोरी होती है कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो सिर्फ ये कौन से डिजिट्स को समझ रहा है, 0 और 1 को। अब इन्हीं दो डिजिट्स को ये समझ सकता है कंप्यूटर, तो इसी फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी रहती है हमेशा। तो आपके जो डेटा है वो हमेशा 0 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर अपने पास रखेगा। अब ये 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि दो जो आपके डिजिट्स हैं इनका 2 की पावर 10 करके देखेंगे। ठीक है ना, 2 की पावर 10 करेंगे कभी भी हम आपके, तो वो होगा 1024। ठीक है ना, तो 2 की पावर 10 करके देखना 1024 आएगा। इसीलिए हम अधिकतर, आप देखो जो भी आपकी मेमोरी यूनिट होती है उसमें हम, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है उसमें हम 1024 का मल्टीप्लाई यूज करते हैं हर बारी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, 64 इंटू 1024 इज इक्वल टू 65536 मेमोरी लोकेशन आ गई किसी भी आपके डेटा की। तो इस डेटा की मेमोरी लोकेशन हो गई ये, और ये लोकेशन, अब हम एड्रेस की बात करें, इस मेमोरी लोकेशन के हम सेल की बात करें, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इस सेल का एड्रेस होगा 0 से लेके दिस -1। ठीक है, तो 0 से लेके 65535 इसका लोकेशन, इस लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेटा की लोकेशन का एड्रेस है 0 से 65535 तक। ओके, नेक्स्ट हम बात करें मेमोरी, तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम प्राइमरीली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कैश मेमोरी, सेकंड इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहेंगे, और थर्ड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली 3 टाइप्स की कंप्यूटर की मेमोरी होती है। हम बात करें यहाँ पे यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो जो भी आपकी डेटा मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, जो स्टोर होती है कंप्यूटर के में, वो हमेशा इन यूनिट से ही रिप्रेजेंट होती है। तो आपकी यूनिट ऑफ स्टोरेजेस होंगी बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट की फॉर्म में। यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट की बात करें तो एक बिट में आते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है ना, एक बिट क्या है, आपके कंप्यूटर की यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट है, तो एक बिट में आते हैं बाइनरी डिजिट्स। तो एक बिट में आएगा या तो 0 या 1। ठीक है ना, या 0 या 1 एक ही आएगा, एक बिट में बाइनरी डिजिट आएगा कोई भी। और आपकी 8 बिट्स, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाएंगे। ठीक है, तो 8 बार 000 हो, या फिर 8 बार 111 हो, या फिर आप आगे पीछे 011001 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। 8 बिट्स हैं अगर 0 और 1 की फॉर्म में, तो वो एक बाइट बनाएगा। ठीक है, वहीं 1024 बाइट्स हैं तो वो 1 किलोबाइट बनाएगा। तो देखो यहाँ पे हम हमेशा, नॉर्मली क्या होता है जब भी हम बात करें 1 लीटर में कितने ml हैं, तो हम बोलते हैं 1 लीटर में 1000 ml है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के फॉर्म में हम 2 की पावर 10 यूज करते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट कह रहे हैं। 1024 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। और इसी ढंग से हम देखें 1024 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, 1024 petabyte is equals to 1 exabyte, 1024 exabyte is equals to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equals to 1 yottabyte, then 1024 yottabyte is equals to 1 brontobyte, and 1024 brontobyte is equals to 1 geobyte। और सबसे बड़ी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की यूनिट जो होती है वो है आपकी जियोबाइट की फॉर्म में। ठीक है, तो जियोबाइट क्या है, सबसे बड़ी कंप्यूटर की मेमोरी। ओके।
नेक्स्ट आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत हाई स्पीड में फंक्शन करती है और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी के फॉर्म में होती है। अब होता क्या है कि ये मेमोरी बफर की तरह काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ओके, मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम देखें सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये बफर की तरह काम कर रही है। कैसे कि जो भी डेटा को आप या जिस भी प्रोग्राम को आप बार बार यूज़ करते हो उसको ये ईजिली लिंक करवा देती है सीपीयू से। होता क्या है इसमें कि जो भी डेटा या प्रोग्राम आपने बार बार यूज़ करना है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ से, डिस्क से, मेन डिस्क से कैश मेमोरी में चला जाएगा बाय यूजिंग सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। और ये जो आपका मेन डिस्क से कैश मेमोरी में डेटा चला गया है, अब सीपीयू उसे इजीली एक्सेस कर सकता है बार बार। तो इसलिए कोई भी काम स्पीड वे में करने के लिए अधिकतर जो डेटा बार बार यूज़ होता रहता है वो कैश मेमोरी में चला जाता है। और ये कैश मेमोरी इरेजेबल फॉर्म की होती है। आप अपने फ़ोन को अगर रिफ्रेश करो तो ये मेमोरी आपकी डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी कहला रही है। ध्यान में रखेंगे ये ऐसी मेमोरी है जिसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है और करंट वर्किंग कंडीशंस के लिए जो ज़रूरी हैं कंप्यूटर के, वो मेन मेमोरी कहलाएगी या प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी। अब इसमें हमेशा क्या होता है कि ये लिमिटेड कैपेसिटी की होती है और इसमें जब भी आपका पावर ऑफ होती है तो आपकी इस तरीके का जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा होता है ये आपका लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, वोलेटाइल टाइप का डेटा होगा। वोलेटाइल मतलब कि आपने एक बारी पावर ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया आपका मोबाइल या फ़ोन, तो ये डेटा उड़ जाएगा। ओके, ये हमेशा आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइस के फॉर्म में बनी हुई होती है ये मेमोरी। और ये मेमोरी आपके फास्ट तो होती है लेकिन रजिस्टर्स की तरह फास्ट नहीं होती है। जितने ज़्यादा रजिस्टर्स फास्ट होते हैं उतनी फास्ट नहीं होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो आपकी मेन मेमोरी में होती है वो अधिकतर दो तरीके से होती है और ये आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी के फॉर्म में। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं और इनको हम मेन मेमोरी भी कह रहे हैं या प्राइमरी मेमोरी भी कह रहे हैं। ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, उड़ जाती है एक बार आपका फ़ोन या मोबाइल या फिर लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया तो ये उड़ जाएगी। इसमें जो भी मेमोरी है वो आपकी रहेगी नहीं। देन अगर हम बात करें ये जो भी आपकी मेमोरी है ये आपकी वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होती है क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ये मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में फास्टर होती है और जल्दी काम करती है। कंप्यूटर में हमेशा हम देखें तो मेन मेमोरी पहले से ही इनबिल्ट होती है, तो जो भी मेमोरी पहले से ही कंप्यूटर में इनबिल्ट है वो मेन मेमोरी कहलाएगी। नेक्स्ट आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब ये कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी अटैच नहीं होगी, बाहर से अटैच की जाएगी। और नॉन वोलेटाइल मतलब कि एक बारी आपका लाइट चली गया, आपका पावर ऑफ हो गया या फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो इस तरीके की मेमोरी आपकी इरेज नहीं होती है और उड़ती नहीं है जिसे हम बोलें। ये आपकी स्लोअर होती है, हल्की स्पीड में काम करेगी इन कंपैरिजन ऑफ मेन मेमोरी। और इस तरीके की मेमोरी को अधिकतर हम स्टोरेज या इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी डेटा स्टोरेज करना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, उसके लिए यूज़ करेंगे और इस तरीके की मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और ये अधिकतर आपके इनपुट आउटपुट रूटीन्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में ये कनेक्ट होती हैं आपके कंप्यूटर के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आपकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी के फॉर्म में होगी, जबकि प्राइमरी मेमोरी आपकी सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी थी और सेकेंडरी मेमोरी हुई मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मेमोरी। इसकी बात करें तो ये बैकअप मेमोरी भी इसे कहते हैं क्योंकि ये बैकअप के फॉर्म में रहती है। लाइट उड़ भी जाए, लाइट चली भी जाए तो भी ये डेटा परमानेंट रहता है। और इस तरीके की मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा इस तरीके के डिवाइसेस में, अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो भी। और ये आपकी स्टोरेज करती है डेटा का कंप्यूटर में। कोई भी आपको कंप्यूटर रन कराना है उसको आप बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन करा सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा नीडी नहीं होती है कि आपके इस सेकेंडरी मेमोरी के बगैर कंप्यूटर चल ना पाए। ओके, प्राइमरी मेमोरी के बगैर कंप्यूटर चल नहीं पाता है।
ये स्लोअर वे में काम करती हैं प्राइमरी मेमोरीज के ये, और सेकेंडरी मेमोरीज इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी मेमोरीज हल्की स्पीड में काम करती हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे मेन डिस्क हो गया या फिर CD रोम, DVD एट्सेट्रा। नेक्स्ट आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने रैम और रोम मेंशन किया था प्राइमरी मेमोरी में, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरीके की इंटरनल मेमोरी है CPU की, जो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, और इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम को आपके इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके जो प्रोग्राम के रिजल्ट हैं वो तुरंत मिल भी जाते हैं। इस तरीके की मेमोरी को हम रीड ऑब्लिक राइट मेमोरी कहते हैं, मतलब हम इसमें लिख भी सकते हैं कुछ और इसको हम पढ़ भी सकते हैं, इस तरीके की मेमोरी को। और इसमें डेटा स्टोर होता है जब मशीन वर्किंग होती है, मतलब बिना इस तरीके के मेमोरी को फीड किए हुए कंप्यूटर में कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जैसे ही मशीन स्विच ऑफ होगी इस तरीके का डेटा साफ हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और इसका एक्सेस टाइम जो होता है आपका रैम का, ये एड्रेस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एड्रेस अभी हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, एड्रेस कैसे निकालते हैं, तो जो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इनटू 1000 की जगह 1024 करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका एड्रेस रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके की मेमोरी एड्रेस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हम, जो भी डेटा रैम में होता है उस डेटा को आप रैंडमली किसी भी तरीके से कभी भी आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इस तरीके की मेमोरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, खर्चीली होती है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, एक बार आपका पावर ऑफ हो गया तो इस तरीके की जो मेमोरी है वो उड़ जाती है। नेक्स्ट हम देखें, ये इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, आप देखोगे CPU के साथ आपके कंप्यूटर में UPS अटैच होता है, तो बैकअप एक चाहिए होता है ताकि पावर चली जाए तो आपका डेटा उड़े ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे UPS दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम को अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ। ओके, रैम की बात करें तो ये बहुत छोटी होती है, लेकिन दोनों में हम देखें, साइज में भी देखें तो भी छोटी है, और डेटा जो इसमें रहता है वो भी छोटा डेटा रह सकता है, तो इसलिए रैम का साइज, अब देखो कंप्यूटर्स या मोबाइल्स हम लेते हैं तो रैम के साइज को मेंशन करके ही लेते हैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा इनके रैम के साइजेस बड़े आने लगे, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन में रैम छोटी होती है। रैम दो तरीके की होगी फर्दर, स्टैटिक रैम SRAM जिसे कह रहे हैं, या फिर डायनेमिक रैम DRAM जिसे कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें स्टैटिक रैम की, तो स्टैटिक रैम की लाइफ लॉन्ग होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फास्टर वे में काम करती है, ये कैश मेमोरी को भी यूज़ करती है अपने साथ। लार्ज साइज होता है, इसका साइज बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होगी ये, और इसमें हायर पावर कंजम्पशन, ज़्यादा बिजली खर्च होती है। रैम की बात करें या डायनेमिक रैम की बात करें तो इसका डेटा की लाइफ टाइम छोटी होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है हमें, और ये SRAM के कंपैरिजन में, स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में स्लोअर वे में काम करती है, और ये रैम की तरह यूज़ की जाती है। इसका साइज़ छोटा होगा, कम खर्चीली होगी इन कंपैरिजन ऑफ SRAM, और इसमें पावर कंजम्पशन भी कम लगेगा। नेक्स्ट बात करें रीड ओनली मेमोरी की। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम केवल डेटा या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ओके, पढ़ सकते हैं हम उसे, लेकिन हम उस पे कुछ लिख नहीं सकते। इस तरीके की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होगी, और इस तरीके के जो भी आप डेटा इसमें डालेंगे वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा आपके रोम की फॉर्म में। रोम जो है वो आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस जो भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं उन सबको स्टोर करके रखता है, और इस तरीके के जो भी आपके रोम से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं। ओके, बूट स्ट्रैप कहेंगे जो भी रोम को कंडक्ट करने के लिए जो भी सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज़ किए जाएंगे वो बूट स्ट्रैप हुए। रोम चिप्स की बात करें हम, रोम चिप्स की फॉर्म में होगी। रोम चिप्स में आपके वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव ओवन, उनमें भी आपकी रोम चिप्स लगी होती हैं कोई भी फंक्शन को करने के लिए। अब अलग अलग तरीके के रोम्स आते हैं और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करें एमरोम की। एमरोम यानी कि मास्क्ड रोम। अब सबसे पहले जब हमने आपकी रीड ओनली मेमोरी को डिफाइन किया था, या आपकी रीड ओनली मेमोरी डिस्कवर हुई थी, तो उस टाइम पे जो आपके हार्ड वायर्ड डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे उनको उनमें आपका प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शंस होती थी, वो आपकी एमरोम से रिप्रेजेंट होती
तो सबसे पहला रोम था एम रोम, जिसमें कि हम आपके हार्ड वायर वाले डिवाइसेस होते थे, जिसमें कि पहले से ही प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शंस फीड कर दिए जाते थे। नेक्स्ट है प्रॉम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये भी रीड ओनली मेमोरी है, जैसे कि हम इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रोग्रामेबल मतलब हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी यूज़र बाय कर सकता है एक ब्लैंक प्रॉम के फॉर्म में। आपने क्या किया, कोई भी आपने मेमोरी ले लिया, रीड ओनली मेमोरी का सेटअप ले लिया, चिप ले लिया, और उस चिप में अब आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को फीड कर सकते हो। तो यूज़र कैन बाय अ ब्लैंक प्रॉम और उसमें अपने डिज़ायर्ड जो भी डेटा या जो भी कंटेंट आपको डालना है वो प्रॉम प्रोग्राम के फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉम चिप्स में हमने क्या किया, आपके कोई भी जो आपको डेटा चाहिए था या जो भी आपको इंफॉर्मेशन डालनी है प्रॉम चिप में वो आप डाल सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। प्रॉम चिप्स में बेसिकली होते हैं स्मॉल फ्यूजेस होते हैं जिनको कि बर्न किया जाता है, और प्रोग्रामिंग के टाइम पे जिनको बर्न कर लिया जाता है। तो स्मॉल स्मॉल फ्यूजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बर्न कर लिया जाता है और तब इंफॉर्मेशन इसमें फीड होती है। इस तरीके की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सिर्फ आपकी प्रोग्राम्स को फीड कर सकती है अपने अंदर, और एक बारी प्रोग्राम फीड हो गया या आपकी चिप में चला गया तो वो इरेज नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की मेमोरी नॉट इरेजेबल फॉर्म में आती है। वहीं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो इसमें आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें जो भी प्रोग्राम्स हम डाल रहे हैं उनको हम एक बार डाला तो वापस इरेज करके दोबारा से भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ई प्रॉम में हम क्या कर रहे हैं, इट कैन बी इरेज्ड, और इरेजन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे यूवी लाइट का, और इसकी ड्यूरेशन होती है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में तक हम यूवी लाइट ट्रीटमेंट दें अगर अपनी ई प्रॉम चिप्स को, तो उससे डेटा इरेज हो जाएगा। और फिर दोबारा से डेटा डालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है डालेंगे, जो किस में होगा, आपका इंसुलेटेड गेट रीजन में डालेंगे आप। तो जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आप इंसुलेटेड गेट रीजन, जो भी गेट रीजन है एंड और नॉर गेट्स होते हैं जो, उनमें जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका ट्रैप हो जाएगा गेट रीजन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम डेवलप होंगे, ओके, प्रोग्राम फीड होंगे। और इस तरीके का जो आप चार्ज गेट रीजन पे डालते हैं वो कई कई लंबे समय तक रहता है, लगभग 10 सालों तक ये इस तरीके का जो आपने चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज गेट रीजन पे डाला है वो रेजिस्ट करता है, रहता है। और इसलिए क्योंकि इतने सालों तक इसलिए रह पाता है क्योंकि जो आपके गेट सेटअप होते हैं, गेट रीजन्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी चार्ज की लीकेज का कोई रास्ता नहीं होता है। तो इसलिए ये प्रोग्राम्स आपके इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ई प्रॉम। तो ई प्रॉम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोग्राम्स इरेज कर लिए जाएंगे या दोबारा से प्रोग्राम्स फीड भी कर लिए जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इससे पहले वाले में देखा कि हमें 40 मिनट्स लग रहे थे, यूवी ट्रीटमेंट दे रहे थे, तब जाके आपका डेटा इरेज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इरेजिंग और प्रोग्रामिंग के लिए आपके 4 से 10 मिली सेकेंड में ये पूरी फंक्शनिंग हो जाती है ई प्रॉम में। तो ई प्रॉम चिप्स में हम 4 से 10 मिली सेकेंड तक अगर इलेक्ट्रिक चार्ज दें तो आपकी इरेजिंग भी हो जाएगी और आपकी प्रोग्रामिंग दोबारा से भी हो जाएगी। यहाँ पे ई प्रॉम्स जो होते हैं उनको हम इरेज कर सकते हैं 1 बाइट एट अ टाइम। तो एक एक बाइट करके ये पूरा का पूरा एंटायर चिप को हम इसमें इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा डेटा एक एक बाइट करके इरेज होता है ई प्रॉम में। यहाँ पे हम प्रोसेस कर सकते हैं रीप्रोग्रामिंग को, ओके। तो एक बार हमने प्रोग्राम्स को इरेज कर लिया, फिर से रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और इस तरीके की रीप्रोग्रामिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत जल्दी हो जाती है, और ये आपकी रीप्रोग्रामिंग में बेटर वे में काम करते हैं ई प्रॉम चिप्स। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू।